Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. With one more lecture of physics, I welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Engineer Zainul Abidin, and here we have the lecture of physics. बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फोर्सेस का कॉन्सेप्ट देखा था और हमने इस बात को डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने डिस्कस करना है कि आपके पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चैप्टर 2 को पढ़ते हुए हमने इस चीज़ को देखा था, हमने सिंपल सिर्फ जो है वो 2 वर्ड्स में डिफाइन किया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। आज जो है हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट चाहिए होता है, उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आपके पास मैस होता है, आपके पास इसका डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर एंड स्पीड, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर हो गया। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को डिफाइन करते हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी कोटेड दिस एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 5 kilograms of sugar, so this 5 kilogram is actually the scalar quantity. You are defining the mass of sugar, so mass of the sugar is actually the scalar quantity. So the word 5, the digit 5 is actually the magnitude and kilogram is the unit for this thing. So जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उन सब को मुकम्मल तौर पर डिस्क्रिप्शन के लिए, मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो है आपके पास मज़ीद इनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और इसके बाद कुछ इनकी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे हमने कोट की हुई हैं। इसके बाद बेटा आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को जैसा कि हमें पता है मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूनिट चाहिए होता है, इसके अलावा मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और इसके बाद जो है वो हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है मुकम्मल तौर पर वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर। इनकी एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है और फोर्स आपके पास ही इसकी एग्जांपल होती है। अब बेटा वेक्टर को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लेट सपोज आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक स्पेसिफाइड है। लाइक यू कैन से देयर इज द 5 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर। एंड यू वांट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब आप किसी एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर किसी भी डिस्टेंस को जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए उसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ, तो फिर वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्लियर हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स इस वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल होती है। अब बेटा वेक्टर्स के अंदर फर्दर आपके पास एक्सप्लेन किया जा सकता है चीज़ों को एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिहाज से। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर आपके पास 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लाइक वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन, तो बेसिकली क्या होगा, चूंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये एड अप होके तो ये मुकम्मल तौर पे 7 न्यूटन की फोर्स जो है इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। अब अगर जो आपके पास वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हो, like we have the 10 newton that is actually applied in the rightward direction and the 4 newton is applied on the leftward direction, तो चूंकि अब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो इसलिए हमारे पास जो है हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 10 माइनस 4 तो ये 6 न्यूटन। याद रखें बेटा इनमें डिफरेंस हमेशा हम बड़ी फोर्स में से, बड़ी फोर्स या बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जो है वो सबट्रैक्ट करते हैं और फिर डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो है उसकी डायरेक्शन मजीद क्या डिफाइन हो सकती है। अब बेटा वेक्टर्स का एक पैरेललोग्राम लॉ होता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। एक बात याद रखें कि आप किसी भी वेक्टर को स्पेस में मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या डिफाइन करता है, लेट सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर था f इस डायरेक्शन के अंदर,
ठीक है, और कोई एक वेक्टर था F2 जो कि इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा था। वेक्टर F1 जो है इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल a से, और जो वेक्टर F2 है इसको हमने जो है वो स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है। अब वेक्टर ए जो है वो चूंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में था, वेक्टर बी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में था। अब आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, इन दोनों फोर्सेस का सम क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली वेक्टर ए को जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करवाते हैं स्पेस के अंदर। इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे इसको ले आए हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले आए हैं, और फिर इन दोनों के इन सेंटर हमने एक डायगोनल ड्रा किया। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रा की जा रही है, ठीक है। और फिर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद पैरेललोग्राम के ज़रिए से हम ए और बी इन दोनों को ऐड करके बताते हैं कि हमारे पास टोटल इनको ऐड करने के बाद जो है वो क्या आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया। सो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।